मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ में महेंद्र बिजारनिया। अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो वाकई में सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को बता दें कि इस सेशन के अंदर हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में जो कि त्यों रिपीट होंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि वाकई में सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी और शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, इसलिए सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो दोस्तों जो भाग ए पूछा जाता है वो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सेशन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है 1930, 1727, 1911 या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल, इसमें जो ऑप्शन ए बता रहे 1930 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। फिर ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। नोट कर लेना जिसको नहीं पता है तो। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम डाकघर है ये दोस्तों 1727 में खोला गया था। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। फिर मैं आपसे एक इजी क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका फटाक से आंसर दे दोगे। क्वेश्चन से यह है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए रमेश जी, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो आप फटाक से आंसर दोगे कि सर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। लेकिन मैं फिर आपसे फटाक से पूछूंगा कि बताइए अशोक जी, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया और किस वर्ष करवाया? तब आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए नोट कर लेना मेरे दोस्त। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1911 में करवाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मेरिट सूची में आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये बताइए दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप सिंह? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे वल्लभ भाई पटेल वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। अगर दोस्तों बात करें कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको पता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्वनाथ प्रताप सिंह से बनता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाई जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तब मेरे दोस्त आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह करके आना है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। जितने भी अदर फैक्ट बोलते हैं नोट कर लेना, ईमानदारी से मान के चलिए। पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास इतना अच्छा कंटेंट हो जाएगा जो कि आपके हर एग्जाम के अंदर रिपीट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये बताइए। गणेश वासुदेव मावलंकर, सुकुमार सेन, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्रथम चुनाव आयुक्त, बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहे सुकुमार सेन वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। फिर आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इनकी याद में दोस्तों हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है 1999 ईस्वी, 1950, 1975 या दोस्तों 1962। ये बताइए, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूज वाला हो सकता है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं वाकई में उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है। ये दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये दोस्तों संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लगता है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त। फिर दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है मेरे दोस्त कि भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1950 के अंदर भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था। और दोस्तों हम बात करें दोस्तों 1962 के अंदर आप सभी को पता है कि भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा चीन के आक्रमण के समय दोस्तों सन 1962 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों कारगिल की लड़ाई है ये दोस्तों 1999 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या नहीं सॉरी यहां पर आपको बताना है इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश है वो कौन कौन से है, ये आपको बताना है। आप सभी को पता होगा दोस्तों स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 5 और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है ये दोस्तों ध्यान रखना 10 है भाई, ठीक है। ये अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है और ये दोस्तों स्थायी सदस्य देशों की संख्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है उपरोक्त सभी वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। ये देखिए दोस्तों चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ये दोस्तों 5 है। ये स्थायी सदस्य देशों की संख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की। हम थोड़ी डिटेल आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता देते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। 193 वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है। अगर हम बात करें कि 193वां सदस्य देश कौन सा है तो दोस्तों ध्यान रखना 193वां सदस्य देश है उसका नाम है दोस्तों दक्षिण सूडान, यह आप जरूर ध्यान रखना। हमने आपको बता दिया 5 स्थायी होते हैं, 10 है वो अस्थायी होते हैं, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को हर वर्ष दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ UNO इसका दोस्तों मुख्यालय है ये दोस्तों न्यूयॉर्क में है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किस देश के साथ करता है, ये बताइए दोस्तों। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा सुनिए। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किस देश के साथ करता है, ये आपको बताना है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, त्रिपुरा या श्रीलंका। यहाँ पर त्रिपुरा है, ये स्टेट का नाम है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे बांग्लादेश वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। भारत के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। आप सभी को पता है कितनी लगती है तो मेरे दोस्त ये लगती है भाई 40.7 किलोमीटर, यह आप ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत की सबसे
छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये लगती है अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है मेरे दोस्त? तो ये 106 किलोमीटर लगती है। ये आप ध्यान रखना। अब हम आपको बताते हैं कि त्रिपुरा हमने क्यों लिखा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तीनों ओर से घिरा राज्य है ये दोस्तों त्रिपुरा है। ये बांग्लादेश से घिरा राज्य है, ये आप ध्यान रखना। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको श्रीलंका करके आना है, यह आप जरूर ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? आपको यह बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1928, 1931 या 1946? ये बताइए। बिल्कुल इसके अंदर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है 1931, वाकई में उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी में आर यू श्योर सेलेक्टेड। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये से बनता है दांडी मार्च सत्याग्रह कब हुआ? तो मेरे दोस्त दांडी मार्च सत्याग्रह है, ये जिसे नमक सत्याग्रह भी आप कह सकते हो, ये दोस्तों 1930 के अंदर हुआ था। जिस दोस्त को नहीं पता है गलती से नोट कर लेना दोस्तों। साइमन कमीशन का आगमन सन 1928 में हुआ था दोस्तों। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन है ये दोस्तों 1946 में हुआ था। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और डेफिनेटली इन चारों ऑप्शनों में से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना मेरे दोस्त। यहां पर आपको पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है ये बताना है। बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे दोस्त। आपको अगर जिस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ना, तो हमेशा ना आप उसका आंसर लिखने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। जैसे इसका बहुत से लड़के ऑप्शन डी बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप ऑप्शन के अंदर ऐसे लिखोगे ना लाइव चैट के अंदर राजस्थान, तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए आपने राजस्थान लिखा है। क्योंकि ए डी ऐसे तो दोस्त तुक्के भी लगा सकते हैं। राजस्थान जो लिख रहा है ना एक्चुअली में उसको वो रियल पता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है ये मेरे दोस्त राजस्थान है। आप सभी ने राइट आंसर बताया। फिर ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको गोवा करके आना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेट है ये दोस्तों यूपी है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तब दोस्तों आपको सिक्किम करके आना है। सिक्किम है ये दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। यह आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये बताइए दोस्तों, सबसे छोटा महासागर बताना है। बहुत से लड़के क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और प्रशांत महासागर पे टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन गलत होता आता है, रिजल्ट आता है तो मेरिट सूची के अंदर नाम नहीं आता है। फिर कहता है इतने क्वेश्चन करके आए थे, नाम नहीं आया। ऐसे ही इजी क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में आर यू श्योर? डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन दोस्तों जो आपको आते हैं और वो गलत होते हैं, मान के चलिए जिस दोस्त ने एग्जाम दिया आप उसको पूछ सकते हो। जो आपको एकदम बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर गलत होता है, ये आप ध्यान रखना। इसलिए हमेशा एग्जाम देने बैठो तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। अगर 1, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन बी बता रहे हैं आर्कटिक महासागर, वाकई में वो बिल्कुल राइट और सोच समझ के बता रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर, गहरा महासागर की हम बात करें तो दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। दोस्तों
आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे विशाल उपसागर कौन सा है, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है। तो दोस्तों हडसन उपसागर है, ये सबसे विशाल है। और दोस्तों सबसे बड़ी झील है ये दोस्तों कैस्पियन सागर झील है, आप सभी को पता है ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार का गांधी के उपनाम से कौन विख्यात है। बिहार का गांधी के उपनाम से कौन विख्यात है। जो मेरे बिहार के दोस्त है उनको तो फ्री के अंदर 2 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको नहीं पता है। मेरे दोस्त भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो कौन था। आप कहोगे सर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के अंदर हुआ था मेरे दोस्त, इसलिए बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों मिस्टर कलीन, ये दोस्तों राजीव गांधी को कहा जाता है मिस्टर कलीन। और दोस्तों खान अब्दुल गफार खान, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सीमांत गांधी ये दोस्तों अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, ध्यान रखना। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्त भारत का आइंस्टीन है ये मेरे दोस्त नागार्जुन को कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो साथ में बनते नहीं जुड़ते हैं ना, हम बार बार आपको नहीं बता सकते कि आप लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको दिन प्रतिदिन और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। ताकि जो ऐसे लड़के कॉल करते हैं कि सर बार बार हम मेरिट से छट जाते हैं ना, तो वो बार बार नहीं छटेंगे। उनको इस बार डेफिनेटली भारतीय सेना की वर्दी है वो मिलेगी, उनके घर वालों का सपना डेफिनेटली पूरा होगा, मान के चलिए मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। इसके अंदर जो ऑप्शन है डी बता रहे हैं कथक है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, कथक नृत्य है ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आप जरूर ध्यान रखना। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए विकासी यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तब आपका फटाक से आंसर आना चाहिए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है ये भरतनाट्यम से है। और मेरे दोस्त भरतनाट्यम दक्षिण भारत का नृत्य है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य से है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मेरे दोस्त, कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य से है, तब मेरे दोस्त आपको कथकली करके आना है। कथकली है ये दोस्तों केरल का प्रचलित लोक नृत्य है। फिर दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है और आप शायद जानते भी होंगे। अगर मैं आपको कहूंगा कि बताइए हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है, तो आप सभी राइट और सटीक आंसर देंगे कि सर हेमा मालिनी का संबंध है ये मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल का प्रचलित लोक नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखना। हेमा मालिनी कौन है ये आपको बताने की शायद ही जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वैसे बता देते हैं। ये दोस्तों धर्मेंद्र की धर्म पत्नी है हेमा मालिनी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 1760, 1757, 1764 या 1799, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रकार का जब क्वेश्चंस आए और आपको वो एग्जाम में नहीं आए ना, तो उसमें तुक्का आप अपने दिमाग के अंदर से लगा सकती हो। कैसे लगाना है अभी हम आपको बता देते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। जो आंसर बता रहा है बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है ना वो कृपया सामने देखिए मेरे दोस्त। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो उसको हमेशा आपको ऑप्शन से करना चाहिए। जैसे माना कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो अब आप क्या करोगे। आप है ये आपको ये करना है दोस्त, आपको पहले ऑप्शंस की छटनी करनी है। आपको पता रहना चाहिए 4 ऑप्शंस आते हैं, तो अगर उनमें से आप 2 ऑप्शंस अगर अलग कर देते हो तो ना, तो मेरे दोस्त फिर आप
वीर बजरंग बली का नाम लेके तुक्का लगा सकते हो, वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना मेरे दोस्त, वरना जो क्वेश्चन आपने राइट किया है वो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, जैसे हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको इतना तो पता है, मेरे को भी पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। आप कहोगे सर 1757 को हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई? आप कहोगे सर 1764 में हुई। तो आपको पता है कि डेफिनेटली ये दो ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे। अब बचे कौन से? 1760 और 1799। तब आप मेरे दोस्त इसके अंदर तुक्का लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अन्यथा अगर आपको चारों ऑप्शनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपसे निवेदन है उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है ना। उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है, इसके अंदर आप तुक्का लगा सकते हो। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रही है 1760, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। दोस्तों ध्यान रखना, वांडीवास का युद्ध है ये दोस्तों फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में हुआ था। हालांकि ये जो फ्रांसीसी अंग्रेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेट है ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे दोस्त ध्यान रखना, जो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध था ये दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये बताइए, कुजुल, कड़फिसेस, बाबर, सिमुक या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, लेकिन डी के अंदर दे रखा है ये तो इसका संस्थापक हो नहीं सकता। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, चौहान वंश का जो संस्थापक है ये दोस्तों वासुदेव था। भाई जिसको नहीं पता है ना, नोट कर लेना, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल, कड़, पिसिसेस, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश की दोस्तों स्थापना बाबर ने की थी। सातवाहन वंश का संस्थापक है ये दोस्तों सिमुक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल का है, बड़ा अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपको यह बताना है। वाकई में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, या 52वें संविधान संशोधन के तहत, या 61वें संविधान संशोधन के तहत? आप बताइए, मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत इंक्लूड किए गए थे? बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे 42वें संविधान संशोधन के तहत, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों 1976 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किस से है? तो दोस्तों ध्यान रखना, संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी ये दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची है ये मेरे दोस्त भूमि सुधार से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर प्रथम संविधान संशोधन है ये 1951 को हुआ था। ध्यान रखना मेरे दोस्त। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? या आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि दल बदल का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो वो 10वीं अनुसूची से है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध दोस्तों दल बदल से है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत? तब दोस्तों आपको 61वां संविधान संशोधन करके आना है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, 1989 के तहत, कुछ जगह 1988 भी दे रखा है, लेकिन यह प्रक्रिया 1989 में लागू हुई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता है इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको पता है बड़ी अच्छी बात है।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी? ये बताइए, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध की दोस्तों मृत्यु है ये दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ, तब आपको आंसर देना है कि सर गौतम बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। अगर हम बात करें कि जन्म किस वर्ष हुआ, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, गौतम बुद्ध का जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु है ये दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म है ये वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की दोस्तों मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर स्वामी की दोस्तों मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। अब आप बताइए ईमानदारी से, इस 15 में से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो? बहुत से लड़के बता रहे हैं मेरे दोस्त 12 प्लस अगर आप कर रहे हो ना हमारी क्लास के अंदर, तो मान के चलिए दोस्त आपका सिलेक्शन है ये डेफिनेटली है। किसी को भी इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, आपका सपना है ये डेफिनेटली पूरा होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि इस बार आपका जो सामना है ये बिरजू सर से हो रहा है। इसलिए आपका नौकरी है ये डेफिनेटली भारतीय सेना के अंदर लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वाकई में आपको सेशन समझ में आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, फिर भी अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना, और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर वाकई में आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, डेफिनेटली आपका और आपके माता पिता का सपना है वो इस बार जरूर पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।